उस एलीट अकादमी में एक अजीब नियम है। वहाँ अमीर खानदान के बच्चे सिर्फ मछली के गाल का नर्म मांस ही खाते हैं, इसलिए जैसे ही कोई मछली का पिछला हिस्सा खाता तभी सबको एहसास हो जाता है कि वह गरीब घर से आया है। ये एक अजीब खेल था जिसे 4 बड़े टाइकून परिवारों ने मिलकर बनाया था। हर साल वे 50 गरीब छात्रों को चुनते ताकि वो 1 महीने के लिए अमीर बच्चों की तरह जी सके। अगर जिसने भी ये रोल अच्छे से निभा लिया तो उसे बड़ा कैश प्राइज मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी इसमें पकड़ा गया तो उसे उन 4 परिवारों के लिए 50 साल तक मुफ्त में काम करना पड़ेगा। वह एक गरीब लड़का था जिसे खुद का पेट भरना भी मुश्किल पड़ता, लेकिन जब वह खाना डिलीवर कर रहा था तभी एक हादसे में उसे एक एलीट अकादमी ने चुन लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरे किनारों वाला निमंत्रण देखा और घर पर बीमार पड़ी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए उसने इस अजीब खेल में शामिल होने का फैसला कर लिया। पहले दिन वह पूरी कोशिश कर रहा था कि वह ठंडा महंगा और छूने लायक न लगे और एक महंगे ब्रांड का सूटकेस घसीटते हुए स्कूल के गेट के अंदर पहुंचा। वहाँ पहले से ही अमीर लड़के और लड़कियों की भीड़ जमा थी क्योंकि आज इस खेल की शुरुआत होने वाली थी। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि नकली अमीर बच्चे कब आएंगे। वे देखना चाहते थे कि कोई गरीब लड़का कैसे अमीर बनने की एक्टिंग करेगा और उसकी हर छोटी गलती पर हंसना चाहते थे। कुछ लोग तो ये भी शर्त लगा रहे थे कि ये गरीब बच्चे कितने दिन तक टिक पाएंगे, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुंचा सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रौब था जो उसे बाकी सबसे अलग बना रहा था। वह भीड़ को देखता है, फिर नीचे गीली जमीन पर नजर डालता है और आराम से अपना कान साफ करता है। फिर वह एक अमीर लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अपना कोट उतार कर नीचे बिछा दो क्योंकि उसे अपने जूते गंदे नहीं करने। यह सुनकर वह लड़का चौंक जाता है और आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ये कोई बड़ा छुपा हुआ वारिस तो नहीं है। अचानक वहाँ सन्नाटा छा जाता है क्योंकि इस बार नियम बदल दिए गए थे और असली अमीर वारिस भी आम छात्रों की तरह छुपकर इस खेल में शामिल हुए थे। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह सच में गरीब है या कोई बड़ा वारिस जो खुद को छुपा रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा और भावहीन था, जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं है। उसके हर एक नजर डालने से बाकी लोग डर कर वहीं रुक जा रहे थे, लेकिन तभी एक लड़की उसकी इस हरकत पर बोल पड़ती है और कहती है कि यह भी उसी साल का गरीब छात्र है जो बस थोड़ा अच्छा अभिनय कर रहा है। यह सुनते ही वह सीधे उसके पास जाता है और सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है। फिर वह कहता है कि जो उसने कहा है उसे जोर से दोबारा बोले। इसके बाद वह रुमाल निकालकर अपना हाथ ऐसे साफ करता है जैसे उसे गंदगी लग गई हो। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतना आगे बढ़ जाएगा। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जिस लड़की के पिता दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उसे भी इसने मार दिया। लड़की अपने चेहरे को पकड़कर खड़ी रह जाती है क्योंकि उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। वह गुस्से में कांपते हुए उसे धमकी देती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वह लड़की उसके कपड़ों को पकड़ लेती है और अचानक एक काला कार्ड जमीन पर गिर जाता है जिस पर सुनहरी डिजाइन बनी होती है। वहाँ खड़े एक छात्र की नजर उस पर पड़ती है और वह चौंक कर सबको दिखाता है। सभी लोग उस कार्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कार्ड दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसकी चाल काम कर गई थी। उसने पहले ही बहुत पैसे खर्च करके वह नकली कार्ड बनवाया था। फिर वह घमंड से उस लड़के की तरफ इशारा करता है जिसने पहले अपना कोट बिछाया था और कहता है कि वह कार्ड उठा ले। वह लड़का खुशी से झूम उठता है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह दौड़ कर आता है। मैं जाहिर है झूठ बोल रहा था, जैसे कोई बड़ा एहसान कर रहा हूँ। वो फौरन दौड़ा, मेरे कदमों के पास पड़ा, बलीक कार्ड उठाया और दोनों हाथों से मुझे वापस पेश कर दिया। इतना कीमती कार्ड, 10 गुना हिम्मत भी हो तो मैं उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं करूंगा, आप ही रख लीजिए। मैंने नफरत भरी नजर डाली, रुमाल से अब गंदा हो चुका बलेक कार्ड पकड़ा और बेपरवाही से सीधा कुचरेदान में फेंक दिया। अब ये गंदा हो चुका है, मैं उसे कैसे इस्तेमाल करूं? वो तालिब इल्म जिसने पहले उस कार्ड को पहचाना था मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसका दिल टूट गया हो। मेरा सीना, मेरा दिल दर्द कर रहा है। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 ब्लैक कार्ड्स हैं और उसने उसे ऐसे ही फेंक दिया। और जो लड़का, वो मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुका था कि मैं कोई खफिया अरबपति हूँ जो आम आदमी बनकर घूम रहा है। उसने फौरन सिर उठाया और इंतहाई एहतियात से पूछा, हेलो क्लास फेलो, मेरा नाम जीन राई है। मेरी फैमिली एक बहुत बड़ी होटल एम्पायर चलाती है और क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? जिंग रोवी ने बिल्कुल वही सवाल पूछा था जो वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में था। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये क्या था। ये इस एलिट अकेडमी में दाखिल होने के बाद मेरा पहला हकीकी इम्तिहान था। अगर मैं कामयाब हो जाता तो इस बिगड़े हुए हाई सोसाइटी के खेल में मेरी जगह पक्की हो जाती और अगर नाकाम होता तो हमेशा के लिए तबाह हो जाता। मैंने गहरा सांस लिया, दिल में उठती घबराहट को जबरदस्ती दबाया और इंतहाई ठंडे लहजे में बोला, जहाँ तक मेरी शनाख्त का सवाल है तुम अभी इस काबिल ही नहीं कि उसे जान सको। इसी वक्त स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भागते हुए आए। रास्ता दो, हटो, साइड पर हो जाओ। वो सीधा मेरे सामने आकर रखे। वो मगरूर लड़का जिसके गर्द इस वक्त एक बहुत बड़ा हुजूम जमा था। आप गोमयान है ना? फ्रेश मीन रजिस्ट्रेशन के लिए आप ही आखिरी शख्स बच्चे हैं जिसने अभी तक चेक इन नहीं किया। जल्दी हमारे साथ आइए। जैसे ही ये अल्फाज कहे गए पूरा मजमा शूर से फट पड़ा। उसका खानदानी नाम गू है। कहीं ये उस टॉप टायर अमीर खानदान से तो नहीं जो बरसों से मंजर से गायब था? गो खानदान का नौजवान मास्टर। मैंने सुना था कि यंग मास्टर गू इसी साल मुल्क वापस आया है। यकीन नहीं आता कि स्कूल ने उस खेल के लिए इतनी तैयारी की। वो लड़की जो चंद लम्हे पहले तक बहुत गुरूर से पेश आ रही थी फौरन डर के मारे भीड़ के पीछे जा छपी, इस खौफ से कि कहीं मैं उससे खतरनाक बदला न ले लूं। जांग रोवी तो अब मेरी खुशामद में और भी आगे बढ़ गया। उसने जल्दी से मेरे हाथ से सॉर्ट केस छीन लिया। मुझे आपका सामान उठाने दें। इतना मामूली काम आप खुद कैसे कर सकते हैं? सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। शिंग रोई ने अपने सीने पर हाथ मारा जैसे दीवानावार अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश कर रहा हो।
मैंने बेपरवाही जाहिर करते हुए सिर्फ हल्का सा सर हिलाया, फिर बगैर उसे दोबारा देखे सीधा आगे चलता रहा। लेकिन जब किसी की नजर मुझ पर नहीं थी, मैंने आहिस्ता से सुकून का सांस लिया। मैंने लापरवाही से उन अमीर बच्चों के चेहरों पर नजर दौड़ाई और जब मैंने उन सब की आंखों में हैरत और अकीदत देखी, तब मुझे यकीन हो गया कि गो खानदान के प्रासरार नौजवान मास्टर वाली ये पूरी शख्सियत वाकई कामयाब हो चुकी थी। 3 महीने की प्लानिंग आखिरकार काम आ गई, क्योंकि इस एलिट स्कूल में हर स्टूडेंट किसी न किसी अमीर और ताकतवर खानदान से था। अगर मुझसे एक भी गलती हो जाती तो मेरी असल हकीकत फौरन सामने आ जाती। इसीलिए मैंने एक ऐसे ताकतवर खानदान के वारिस का किरदार अपनाया जिसके नाम से ही लोग डर जाएं। फ्रेश मीन रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद मैं पूरे कैंपस में पुरस्कून अंदाज में चल रहा था। इतना शाहाना स्कूल होने के बावजूद मैंने एक बार भी इधर उधर देखने की जहमत नहीं की। मेरा सर्द और मगरूर अंदाज देखकर सबको यकीन होने लगा कि मैं वाकई गो खानदान का नौजवान मास्टर हूँ। कुछ देर बाद मैं एक इंतहाई लग्जरी वाला के सामने रखा। मैंने हल्का सा इशारा करते हुए कहा, हिम्मम, ये जगह ठीक है, आज से मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर करीब खड़ी लड़की चौंक गई। क्या? ये तो उन 4 बड़े कारोबारी खानदानों के वारिसों की रहाइश है। जांग रोई फौरन घबरा गया। वो आहिस्ता से बोला, इधर मत रहो, मैं आपको इससे भी अच्छी जगह दिखा देता हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात सुनी तक नहीं। मैं सीधा वला के अंदर दाखिल हो गया और एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कमरा मुझे पसंद है, उसका सारा सामान बाहर फेंक दो और पूरा रूम नए सिरे से तैयार करो। ये सुनकर जांग रोई के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन सर, ये कमरा लाई शाओ का है, अगर वो वापस आ गया तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। इतना डर क्यों रहा है? वो आखिर है कौन? अचानक लाई शाओ का एक जुनूनी फैन गुस्से से आगे बढ़ा। वो मुझ पर हमला करने ही वाला था कि उसके दोस्त ने फौरन उसे रोक लिया। पागल हो गया है क्या? इसका नाम गो है। ये सुनते ही उस लड़के का गुस्सा फौरन ठंडा पड़ गया और अगले ही लम्हे ली शाओ का सामान ऊपर वाली मंजिल से एक एक करके नीचे फेंका जा रहा था। हर चीज जमीन से टकराती और पूरा सहन जोरदार आवाजों से गूंज उठता। नीचे खड़े लोग मुकम्मल शाक में थे। क्या ये पागल हो गया है? ये तो ली शाओ की जाती चीजें हैं। मगर जिंग रोई ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने फौरन फोन निकाला और घबराहट में नंबर मिलाया। हेलो, फौरन लोगों को यहाँ भेजो, यंग मास्टर ली के कमरे की हर चीज बदल दो और याद रखना, नई चीजें पहले से भी ज्यादा महंगी होनी चाहिए। फोन बंद करने के बाद भी वो रखा नहीं। वो खिड़की से नीचे झांकने लगा, जैसे मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए बेताब हो। कुछ ही देर में मेरा सारा सामान तरतीब दे दिया गया। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, मुझे फौरन एहसास हुआ कि वो तेज नजरें जो मुसलसल मेरी पीठ में चुभ रही थीं, आखिरकार गायब हो चुकी हैं। मेरे चेहरे पर बनी सर्द और मगरूर अदा एक लम्हे में टूट गई। पूरा जिस्म ढेला पड़ गया। मैं पलटा और सीधा उस लग्जरी वाला के नर्म बस्तर पर गिर पड़ा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए मैंने लंबी सांस ली। ये बहुत खतरनाक हद तक करीब था, लेकिन आखिरकार पहला मरहला पार हो गया। इस अमीरों के खेल में जिंदा रहने के लिए मैंने खुद को हद से ज्यादा तैयार किया था। मैंने अपनी सारी पार्ट टाइम नौकरियां छोड़ दें, इस एलिट स्कूल से 1 लाख की एडवांस रकम ली और 3 महीने पहले ही एक प्राइवेट जासूस हायर किया ताकि इन तमाम अमीर खानदानों की खुफिया मालूमात इकट्ठी कर सके। मैं हर छोटी से छोटी बात अपनी नोटबुक में लिखता रहा। इस स्कूल के हर तालिब इल्म का बैकग्राउंड, उनकी आदतें, शख्सियत, कमजोरियां, मैंने सब कुछ याद कर लिया था। खास तौर पर 4 बड़े खानदानों की फाइलें। मैं उन्हें अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था। मैंने दानत भींचकर एक मुशकूक ऐप से 10 लाख का कर्ज भी लिया, क्योंकि मेरे दिल में एक बात बिल्कुल साफ थी। जिस लम्हे मैंने ये रास्ता चुना, मेरे लिए सिर्फ एक ही इंजाम था, कामयाबी। नाकामी कोई ऑप्शन नहीं थी, वरना सारी जिंदगी कर्ज वसूल करने वालों से भागते हुए गुजर जाती। मैंने जीप से अपनी और अपनी माँ की तस्वीर निकाली। मेरी नजरें संजीदा हो गईं और मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया, इस बार मैं सिर्फ ये जाली शुनाख्त नहीं निभाऊंगा, मैं वो भारी इनामी रकम भी जीतूंगा और अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। जैसे ही मेरे हाथ में ताकत आई, मेरा माजी दोबारा कभी मुझे तकलीफ नहीं दे सकेगा। मैं दोबारा वो कमजोर इंसान नहीं बनूंगा जिसे सब अपने पांव तले रोनते थे। इस बार मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँगा। अगले दिन मैं घंटी बजने से चंद सेकंड पहले क्लासरूम में दाखिल हुआ। दर्जनों नजरें फौरन मुझ पर जम गईं। मैंने मुकम्मल बेरखी वाला रवैया अपनाया और खामोशी से खिड़की के पास जाकर बैठ गया। जो तलबा पहले वहाँ बैठे थे, मुझे देखते ही फौरन अपनी जगह छोड़कर दूर हट गए। वो गो खानदान के उस प्रासरार नौजवान मास्टर को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते थे। हालांकि मैंने कुछ खास नहीं किया था, फिर भी पूरी क्लास की नजरें मुसलसल मुझ पर टुकी रहीं। और फिर अचानक 4 बड़े कारोबारी खानदानों के वारिसों में से एक तांग तांग सीधा आकर मेरे बराबर में बैठ गया। पूरा क्लास रूम साकित हो गया। सबके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, इतनी आली हैसियत रखने वाला तांग तांग आखिर उस सर्द मिजाज लड़के के उतना करीब क्यों बैठा है? के लिए जम गई। तांग तांग 4 बड़े कारोबारी खानदानों के वारिसों में से वो सबसे ज्यादा नर्म दिल और मासूम थी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लगता है यही मेरे लिए हकीकी एलिट दुनिया में कदम रखने का सुनहरी मौका है। मैं सीधा होकर बैठा और तांग तांग की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तांग तांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
जैसे ही ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, पूरा क्लासरूम चीखों से गूंज उठा। आवा माई गॉड, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या उसने पहले ही दिन प्रपोज कर दिया? तांग तांग हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। खिड़की से आती सूरज की रोशनी सीधी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरे पहले से ही दलक्ष खुदोखाल इस रोशनी में और भी ज्यादा प्रकशिश लग रहे थे। मैं किसी शाही खानदान के नौजवान शहजादे जैसा दिखाई दे रहा था। तांग तांग ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा था। वो पहली ही नजर में मेरी तरफ खुंच गई। उसके दिल में अगर जरा सा भी गुस्सा था वो फौरन खत्म हो गया और उसकी जगह एक शर्मीली सी मुस्कुराहट और सरखी ने ले ली। इसी हुसीन लम्हे की तस्वीर फौरन ले ली गई और चंद ही मिनटों में स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर वायरल हो गई। इसी वक्त 4 बड़े कारोबारी ग्रुप्स के खुसूसी VIP लाउंज में जीहान, जो अपनी कस्टम लीदर सोफा पर बैठा था, उसकी भनवें गहरी सोच में सकड़ी हुई थीं। वो मुसलसल स्कूल फोरम पर पोस्ट की गई मेरी और तांग तांग की तस्वीर को घूर रहा था। उसने आराम से कमेंट्स स्क्रॉल किए, मगर अचानक उसकी अंगली एक मखसूस थ्रेड पर रख गई। वो थ्रेड गो खानदान के नौजवान मास्टर के बारे में था। जीहान, जो ने हल्का सा भनो उठाया। गो खानदान का नौजवान मास्टर और स्कूल के पहले ही दिन तांग खानदान की सबसे ज्यादा महफूज बेटी तांग तांग को प्रपोज कर दिया। इस लड़के में तो वाकई हिम्मत है, लेकिन अजीब बात यह है मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। करीब बैठा लेंग्यो जियान, जो सुनहरी फरीम वाला चश्मा पहने एक निहायत प्रस्कोन और मीचूर शख्स था, लापरवाही से बोला, वो सारी जिंदगी बीरोनी मुल्क रहा है, तुमने उसे नहीं देखा तो उसमें हैरानी की क्या बात है? इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इसी दौरान लेंगियो की नजरें इत्तेफाकन फोरम पर मौजूद उस सर्द मिजाज और बेहद खूबसूरत लड़के की तस्वीर पर पड़ गईं। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत चमकी। उसने खामोशी से अपनी मिट्टी भींची, मगर चेहरे पर ऐसे तासरात रखे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ जीहान, जो अब भी फोन में मौजूद तस्वीर को घूर रहा था, फिर भी कुछ अजीब लग रहा है। इतने बड़े और पोशीदा अमीर खानदान के बारे में कम उज कम कुछ न कुछ खबरें तो होनी चाहिए थी। जीहान, जो कि उलझन ने करीब बैठे ली शाओ का तजस्सुस जगा दिया। बोरियत से तंग आकर वो फौरन आगे झुका और अचानक जीहान, जो कि हाथ से फोन छीन लिया। वो खुद देखना चाहता था कि आखिर वो शख्स कैसा है जिसने हमेशा प्रसकून रहने वाले जीहान जो को भी हैरान कर दिया। जीहान, जो अभी रद्दअमल भी न दे पाया था कि ली शाओ फोन लेकर दूसरे सोफे पर जा बैठा। उसने फौरन तस्वीर जूम की। अगले ही लम्हे खिड़की के पास सूरज की रोशनी में नहाया हुआ वो बेहद खूबसूरत लड़का उसकी आंखों के सामने था। ली शाओ की आंखें हैरत से फैल गईं। होली क्रप, ये बंदा तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा चेहरा रखने वाला शख्स आखिर आज तक मेरी नजरों से कैसे बचा रहा? जीहान, जो ने सिर हिलाया, बिल्कुल इस जैसा चेहरा रखने वाला इंसान हमारे हलकों में नामालूम रह ही नहीं सकता। जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तभी लेंगियो जियान ने अपनी नाक पर रखा चश्मा ऊपर किया और हमेशा की तरह ठंडे और बेएहसास लहजे में बोलना शुरू किया। उस इलेट स्कूल में एक खामोश मगर खतरनाक रवायत चलती थी। हकीकी अमीर खानदानों के बच्चे मछली का सिर्फ गालों वाला हिलाल नीमा गोश्त खाते थे। अगर कोई गलती से भी मछली की पश्त वाले हिस्से से गोश्त खा लेता तो फौरन समझ लिया जाता कि वो किसी गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। ये अमीरों के खेल का दूसरा खफिया इम्तिहान था और अब तक न जाने कितने जाली अमीर इसी एक गलती की वजह से सबके सामने जलील होकर स्कूल छोड़ चुके थे। इसी दिन के लिए मैंने पूरे आधे महीने घर पर प्रैक्टिस की थी। मैंने अपने चेहरे पर सुकून रखा और चाप स्टक्स आहिस्ता से मछली के गाल वाले हिस्से की तरफ बढ़ाएं, जबकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि आसपास बैठे हर शख्स की नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। अचानक तांग तांग अपनी ट्रे उठाए मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मेरी प्लेट में रखी मछली देखी और मुस्कुराते हुए बोली, गो मोयान, तुम्हें भी मछली पसंद है? क्या इत्तेफाक है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने सिर तक न उठाया, बस हल्का सा सर हिला दिया, जैसे इतना जवाब ही काफी हो। हालांकि मैं पहले ही क्लासरूम वाले एतराफ़े मोहब्बत को मजाक करार दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद तांग तांग अजीब तरह से मेरे साथ ही रहने लगी थी। वो मुसलसल खुशी खुशी एलिट अकेडमी की गुप शुप सुनाती रही और उसके आरामदेह अंदाज ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी एहतियात कमजोर कर दी। तभी जैसे ही मैंने दोबारा चाप स्टिक्स मछली की तरफ बढ़ाए, मेरा हाथ तकरीबन मछली की पश्त वाले हिस्से तक पहुंच गया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल रक सा गया। मेरे माथे पर फौरन ठंडा पसीना आ गया। हालांकि मैंने आधा महीना सख्त ट्रेनिंग की थी, मगर इस स्कूल में आने से पहले मैंने पूरी जिंदगी मछली का पिछला हिस्सा ही खाया था। ये एक गरीब बच्चे की बरसों पुरानी आदत थी। ऐन इसी वक्त तांग तांग ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे लगा कि मैं अभी अभी बीरोनी मुल्क से वापस आया हूँ और यहाँ के सोशल सर्कल के उसूल नहीं जानता। वो आहिस्ता से बोली, मछली का पछला हिस्सा मत खाओ, तुम अभी वापस आए हो ना, इसलिए शायद नहीं जानते। हमारे स्कूल में मछली खाने का एक खामोश उसूल है। हम सिर्फ गालों के हिलाल नीमा हिस्से का गोश्त खाते हैं, वरना लोग फौरन समझ जाते हैं कि तुम किसी गरीब खानदान से हो। खुशकिस्मती से तांग तांग बहुत सादा दिल थी। इसने एक लम्हे के लिए भी मेरी असलियत पर शक नहीं किया।
वरना मेरा पूरा राज वहीं खुल जाता। मैंने फौरन अपनी चाप स्टक्स का रख बदल दिया और महारत से मछली के गाल के गोश्त का एक टुकड़ा उठा लिया। मैंने उसे मुंह में डाला, चबाया, फिर तांग तांग को हल्की सी ठंडी मुस्कुराहट देते हुए कहा, खाना जाया करना जुर्म है। तांग तांग ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरा सुकून भरा सांस लिया। मुझे पता था मेरा गोमोयान कभी मछली की पश्त नहीं खा सकता, वो तो बस उसे जाये होने से बचाना चाहता था। गोमोयान वाकई बहुत अच्छा है, मुझे लगता है मैं वाकई इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। दूसरी मंजिल पर 4 अजीम इशराफिया खानदानों के मखसूस VIP डाइनिंग रूम में ली शाओ की तेज नजरें अभी मेरी हरकत को पकड़ चुकी थीं। जब मैं तकरीबन मछली की पश्त उठाने वाला था, उसके चेहरे पर एक प्रासिरार मुस्कुराहट अभरी। इसने मेज के दूसरी तरफ बैठे ची हान की तरफ देखा। जो हानजू तुमने अभी देखा, वो गोमयान वाला लड़का अभी मछली की पश्त खाने लगा था। ची हांजू ने आहस्तगी से अपने हाथ में मौजूद वाइन गिलास घमाया। उसकी खोजती नजरें नीचे बैठे उस ठंडे और अलग थलग लड़के पर जम गई। ये वाकई थोड़ा मशकूक है, लेकिन बीरोनी मुल्क जिंदगी काफी आजादाना होती है, इसलिए अगर वो ऐसा करे तो ये इतना अजीब भी नहीं। ली शाओ ने भनवे उठाए, वाजिह तौर पर मुतमईन नहीं था। आवा, वाकई मुझे तो इस मशहूर यंग मास्टर को में दिन बदन ज्यादा दिलचस्पी होने लगी है। ये कहते ही ली शाओ अचानक खड़ा हुआ और नीचे की तरफ चल पड़ा। इस वक्त में डाइनिंग टेबल पर नफास्त से खाना खा रहा था, जबकि तांग तांग मुझे उस कोल में 4 अजीम गिरवाहों के अफसानवी कारनामे सुना रही थी। अचानक एक सियाह साया कैफेटेरिया की वाहद रोशनी के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं और तांग तांग दोनों ने ऊपर देखा और ली शाओ अपनी तंजिया आवारा मिजाज मुस्कुराहट के साथ नजर आया। उसने मेरी प्लेट में मौजूद ग्रोपर मुछली की तरफ देखा, जिसके ज्यादातर गाल का गोश्त मैं पहले ही खा चुका था। फिर इश्तियाल अंगेज अंदाज में मुस्कुराया, वाह वाह, तो यंग मास्टर को अभी अभी मुल्क वापस आए हैं। अभी अभी मुल्क वापस आए हो और हमारे मछली खाने के उसूल भी नहीं जानते। चाहो तो मैं सुखा दूं। यहाँ होने वाली हलचल पर सबकी नजर पड़ गई और फौरन सबने अपनी चाप स्टिक्स नीचे रख दें। हर तरफ से तजस्सुस भरी नजरें हमारी तरफ उठने लगे। आखिर ये 4 बड़े सिंडिकेट्स में से यंग मास्टर ली थे, जो बजाहिर अमीर तरीन गो फैमिली को छेड़ रहे थे। ऐसा ड्रामा देखना कौन नहीं चाहेगा। ली शाओ ने आराम से पास पड़ी एक कर्सी अपनी तरफ खींची और मेरे सामने बैठ गया। उसके अंदाज में बेफिक्री थी, मगर आंखों में एक जंगली सा गुरूर छिपा हुआ था। उसने ग्रुपर मछली की प्लेट मेरी तरफ और करीब धकेल दी। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है या इतने उर्से बिरोनी मुल्क रहकर आदत बदल गई है? गरीबों के लिए उसकी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे हाथ ने चाप स्टोक्स को मजबूती से पकड़ लिया और मैंने अंदर उठते गुस्से को दबा लिया। ये सिर्फ इश्तियाल दिलाना नहीं था, बल्कि खुली हुई लिलकार थी। लगता है मेरी अभी की लापरवाही ने 4 बड़े सिंडिकेट्स को मुझ पर शक करने पर मजबूर कर दिया है। अब से मुझे बहुत ज्यादा मेहतात रहना होगा। मैंने ली शाओ की इश्तियाल अंगेजी को नजरअंदाज किया और निफास्त से एक रुमाल निकालकर अपने होंठों के किनारे साफ किए। फिर मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजर से देखा। हर मामले में नाक मत घुसाओ, या फिर कहीं तुम्हें मुझ पर खफिया कर्श तो नहीं। मेरे ये अल्फाज निकलते ही पूरा हाल हैरत से सांस रोक गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मुझ में वाकई इतनी हिम्मत है कि मैं 4 बड़े खानदानों में से एक की सरेआम बेइज्जती कर दूं। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते ही पूरा हाल हैरत से सांस रोक गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मुझ में वाकई इतनी हिम्मत है कि 4 बड़े कारपोरेट वारसों में से एक की सरेआम बेइज्जती कर दूं। ली शाओ का चेहरा फौरन गुस्से से सर्ख हो गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया, पूरी तरह जलील और गुस्से से पागल। बकवास मत करो, मैं बिल्कुल सीधा हूँ, सो फैसद सीधा। आखिर मैं तुम पर क्यों कर्ज रखूंगा? तुम तो कोई नामालूम से लड़के हो, ये तो मजाक है। मैंने बस सुकून से अपना लंच टरे उठाया और खड़ा हो गया। फिर नफरत भरी नजर से ली शाओ को देखा। अगर तुम मुझे पसंद भी करते हो, तब भी तुम मेरे लायक नहीं हो। ये कहकर मैं मड़ा और वहाँ से चल दिया। ली शाओ गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ इंगली करने लगा। ये देखकर मस्त तांग तांग फौरन मेरे पीछे आ गई। जब वो ली शाओ के पास से गुजरी तो हल्की सी तंजिया हिंसी के साथ बोली, अच्छा हुआ, यही मिलता है दूसरों से पंगा लेने का। ऊपर खड़ा ची हांजू नीचे का सारा मंजर देख रहा था। वो वाकई हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली शाओ इतनी जल्दी खामोश हो जाएगा। ची हांजू ने आराम से अपने गिलास में मौजूद रीड वाइन को घमाया और उसके होंठों पर एक मानीखीज मुस्कुराहट आ गई। दिलचस्प, चीजें बहुत बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। मैं अगली क्लास का इंतजार करने के लिए वापस क्लासरूम चला गया, लेकिन अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अजीब सा मैसेज आया, कुछ दिन मेहतात रहना, ली शाओ की सबके सामने बेइज्जती हुई है और वो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये मैसेज आखिर भेजा किसने था? मुझे वाकई कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ये जरूर 4 बड़े सिंडिकेट्स के दूसरे वारसों में से कोई होगा। मैंने भनवे स्कीड़ कर काफी देर सोचा, मगर मुझे नहीं लगा कि इनमें से कोई वाकई मेरी मदद करना चाहता होगा। बहुत देर सोचने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ न आया, इसलिए मैंने फोन एक तरफ रख दिया और फिलहाल इस बात को जहन से निकाल दिया। आखिर जिस शख्स ने मुझे खबरदार करने की कोशिश की थी, उसका मतलब था कि वो मेरा दुश्मन नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। मैंने फौरन अपना फोन एक तरफ रखा और इस पूरी बात को जहन से निकाल दिया। आखिर अगर उस शख्स ने खास तौर पर मुझे ली शाओ से खबरदार किया था, तो उसका मतलब यही था कि कम से कम अभी वो मेरा दुश्मन नहीं था। चंद दिन गुजरे और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैसेज में लिखा था। ली जियाओ बार बार अचानक मेरे सामने आ जाता, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। उसने कभी अपने गुंडे भेजकर मुझे घेरने की कोशिश नहीं की, कभी मेरी डीसिक में लोहे की राड रख देता, कभी मेरी कर्सी पर सपर गलो लगा देता और कभी जानबूझकर मेरे सामने अमीरों वाली घमंडी बातें करता रहता। लेकिन उसकी ये बचगाना हरकतें मुझे परेशान करने के बजाय अल्टा उसी पर भारी पड़ने लगी। मैं हर प्रैंक को इसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देता था, यहाँ तक कि कैंपस में कोई भी शरारत होती मैं सीधा इल्जाम ली जियाओ पर डाल देता। आखिरकार
आखिरकार वो तंग आ गया। उसने कुछ दिनों के लिए पीछे हटना ही बेहतर समझा और मुझे छेड़ना बंद कर दिया। यूं ही आधा महीना गुजर गया। अब ये गेम वाकई दिलचस्प होती जा रही थी और मैं उस भारी इनामी रकम के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुका था। उस दौरान तांग तांग और मेरे दरमियान भी काफी कुर्बत बढ़ गई थी। दूसरी तरफ गू खानदान के नौजवान मास्टर का किरदार अदा करने की वजह से बहुत से अमीर लोग मेरी खुशामद करने लगे थे। मेरा बिटवा भी दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि आखिरकार सब कुछ मेरे हक में जा रहा है। लेकिन एक बात सच है, जब इंसान ज्यादा देर तक कोई किरदार अदा करे तो कहीं न कहीं उसकी हकीकत सामने आ ही जाती है। पहले दिन मेरा सामान उठाने वाला लड़का शांग रोई अब मुझ पर शक करने लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ही हफ्ते में मुझे 2 दिन एक जैसे कपड़े पहने देख लिया था। और अमीर घरानों में पले बड़े उन बच्चों के लिए एक ही कपड़ा दोबारा पहनना किसी बड़े जुर्म से कम नहीं था। एक दिन जिम क्लास के बाद अचानक मेरी नजर अपने बैग पर पड़ी। किसी ने वाज़ेह तौर पर उसकी तलाशी ली थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन इधर उधर देखा और तभी मेरी नजर जोंग रोए पर जाकर रख गई, जो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही मुझे फौरन समझ आ गया कि मामला कुछ ज्यादा ही खराब होने वाला है। लेकिन मैं जानता था कि जांग रोई जैसा आदमी जो सबसे पहले मेरी खुशामद करने आया था, अपने फायदे के लिए किसी भी वक्त मुझे धोखा दे सकता है। अगर उसे पता चल जाता कि मैं सिर्फ एक आम गरीब इंसान हूँ जो कभी खाने तक के पैसे नहीं रखता था, तो उसकी घटिया और बदले लेने वाली फितरत मुझे आदाब की क्लास में जरूर जलील करने की कोशिश करती। अचानक शीन रोई मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी अनलिमिटेड एडिशन जूतों की तरफ इशारा करते हुए ऊंची आवाज में बोला, यंग मास्टर गो, आप ये लिमिटेड एडिशन जूते 3 दिन से मुसलसल पहन रहे हैं। आपने अभी तक बदले क्यों नहीं? इतना बड़ा गो खानदान कहीं इतना गरीब तो नहीं कि नए जूते भी न खरीद सके। फौरन सबकी नजरें मुझ पर जम गई और क्लास में सरगोशियां शुरू हो गई। हाँ, मैंने भी यंग मास्टर गो को कई बार यही जूते पहने देखा है। कहीं ये असली गो फैमिली का वारिस तो नहीं? शायद ये सिर्फ कोई गरीब आदमी है जो अमीर बनने का ड्रामा कर रहा है। अपने इर्द-गिर्द बढ़ते हुए शक को सुनकर जांग रोई के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट आ गई। मैं फौरन समझ गया कि वो जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि सबके सामने मेरी हकीकत खुल जाए। मैंने सुकून से भनवे उठाए और हकारत भरे अंदाज में कहा, तुम्हें वाकई नहीं पता, मेरे ये जूते एक मशहूर इंटरनेशनल डिजाइनर ने बनाए हैं। उन्हें खास तौर पर डिस्ट्रीसेड विंटेज स्टाइल में तैयार किया गया है। हर जोड़ी एक खास प्रोसेस से गुजरती है। जितने ज्यादा पुराने और इस्तेमाल शुदा लगते हैं, इतने ही महंगे होते जाते हैं। शीन रोई तंजिया हंसा, जैसे उसे यकीन हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बस करो, ये कैसा फजूल डिस्ट्रीसेड स्टाइल है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मुझे लगता है तुमने ये सस्ते नकली जूते किसी सड़क किनारे दुकान से खरीदे हैं ताकि हमें बेवकूफ बना सको। क्लास के काफी लोग वाकई उसकी बात मानने लगे थे, लेकिन अचानक एक क्लास फेलो चौंक कर बोला, इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई ऐसे जूते भी हो सकते हैं जो जितने ज्यादा पुराने और इस्तेमाल शुदा लगे इतने ही ज्यादा महंगे हो जाएं। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बस एक जानने वाली मुस्कुराहट दी। असल में मैं तो काफी अरसे से उसी मंजर का इंतजार कर रहा था जिस दिन मैंने महसूस किया था कि जोंगवा ने मेरे बैग की तलाशी ली है। इसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि एक ना एक दिन ये सब जरूर होगा। इस बेहतरीन जवाबी वार की तैयारी के लिए मैंने बाकायदा एक प्राइवेट जासूस रखा था ताकि वो इन लिमिटेड एडिशन जूतों का सुराग लगा सके। और अब उसके बाद कोई भी कभी मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि मैं एक ही कपड़े बार बार क्यों पहनता हूँ। वो सब यही समझेंगे कि ये भी कोई खास कस्टम मेड डिजाइनर कपड़े हैं जिनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वो कभी खरीद ही नहीं सकते। ये चाल एक तीर से 2 शिकार करने जैसी थी। मैंने फौरन जांग रोई का बाजू पकड़ा और उसे जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया। फिर मैंने वो ईंट उठाई जो पहले से तैयार रखी थी। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने सर्द लहजे में पूछा, किस हाथ से तुमने मेरे बैग की तलाशी ली थी? जांग रोई का पूरा जिस्म फौरन सख्त हो गया और उसका चेहरा खौफ से जामनी पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं काफी पहले ही उसकी हरकत पकड़ चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा कि शायद उसने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि एक लीजेंडरी टॉप टियर एलिट फैमिली को छेड़ दिया है। खौफ की एक सर्द लहर उसके पैरों से होती हुई पूरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन इस वक्त मुझे उसके एहसासात की जरा भी परवाह नहीं थी। जब उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और बेरहमी से उसकी कलाई पर ईंटें मारी। उसके बाद मैं खामोशी से मुड़ा और वहाँ से चलता बना। इस वाकये की खबर बहुत तेजी से पूरे स्कूल में फैल गई। स्कूल के खास VIP लाउंज में 4 बड़े अमीर खानदानों के वारिस एक साथ बैठे थे और अपने खतरनाक इशराफिया गेम के नए अपग्रेडेड रोल्स पर बात कर रहे थे। चीहान जो बेध्यानी में अपने हाथ में पकड़ा हुआ पीन घुमा रहा था। तबलांग यूई जियान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, उस बार के रोल प्लेयर्स वाकई कुछ खास महारत रखते हैं। काफी वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक कुछ लोग बेनकाब नहीं हुए। दूसरे ने हिंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लगता है अब गेम की मुश्किल बढ़ाने का वक्त आ गया है। लेकिन तांग तांग को ये नाम नहाद इशराफिया गेम बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अकताहट से बोली, ये सब बहुत बुरंग है, तुम लोग खुद ही खेलते रहो, मैं तो अपने प्यारे गोमोयान को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहते हुए वो बेसब्री से खड़ी हुई और जाने लगी। जैसे ही लीशाओ ने गोमोयान का नाम सुना, उसकी आंखों में एक चालाक चमक अभरी और उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वो आगे झुका और आहिस्ता आवाज में सबके कानों में अपनी नई तजवीज बताने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी कि उसकी तजवीज फौरन मंजूर कर ली गई। हालांकि लांग यूई जियान जाहिरी तौर पर उससे मुत्तफक नहीं लग रहा था, मगर आखिरकार उसने भी सर हिला दिया। इधर मैं अपने कमरे के बड़े नरम बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं उदासी से अपने फोन में बची हुई मामूली रकम देख रहा था। अगरचा मैंने बड़ी होशियारी से जोंग रोई के हाथों बेनकाब होने के खतरे से खुद को बचा लिया था, लेकिन उस सब ने मेरी जेब तकरीबन खाली कर दी थी। अब सबसे जरूरी चीज ये थी कि किसी तरह पैसे कमाने का तरीका ढूंढा जाए। आखिर गेम खत्म होने में अभी तकरीबन 1 हफ्ता बाकी था। मैं मुसलसल यही सोच रहा था कि पैसे कैसे कमाऊं, तभी अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने क्लास ग्रुप में भेजा गया एक वॉइस मैसेज खोला। अगले जुमे की रात स्कूल का सालाना फ्रेशमीन बैंक्वेट होगा। हर नए तालिब इल्म को अपनी फैमिली के स्टेटस की नुमाइंदगी करने वाली एक खास चीज साथ लाना होगी और सबके सामने उस पर प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। ये सुनते ही मैं झटके से बस्तर पर सीधा बैठ गया और हैरत से फोन की स्क्रीन को घूरने लगा। लांत हो, मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़का हूँ जो झुंड पर पट्टी में पला बड़ा है। क्या मैं चंद सेकंड्स में ही बेनकाब हो जाऊंगा?
मैं मायूसी से सिर झुकाकर सोचने लगा। ये सब वाज़ेह तौर पर रोल प्लेयर्स को निशाना बनाने के लिए बिछाया गया एक खतरनाक जाल लग रहा था। एलिट एकेडमी में इससे पहले कभी ऐसा रोल नहीं आया था। क्या इन लोगों का सब्र खत्म हो गया है या फिर उन्हें किसी बात पर शक हो गया है? लेकिन चाहे कुछ भी हो, उस वक्त सबसे अहम चीज ये थी कि किसी न किसी तरह इस बहरान से बचा जाए। मैं घबराहट में कमरे में बार बार चक्कर लगा रहा था कि अचानक उसी नामालूम नंबर से एक और मैसेज आया, अगर तुम इस बहरान से बचना चाहते हो तो आज रात 10 बजे स्कूल की छत पर मुझसे मिलो। मैं काफी देर तक उस मैसेज को घूरता रहा। आखिरकार मैंने वहाँ जाने का फैसला किया, क्योंकि यही मेरी वाहिद उम्मीद थी जिसकी मदद से मैं अपनी अमीर ज़ादे वाली पहचान बरकरार रख सकता था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। मैं ठीक वक्त पर स्कूल की छत पर पहुंच गया, लेकिन वहाँ जिस शख्स को देखा उसकी मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी। लांग युई जियान आहिस्ता से मड़ी और मेरी तरफ चलने लगी। हल्की ठंडी हुआ उसके बालों को लहरा रही थी और रात इतनी खामोश थी कि उसकी हाई हील्स की टुक टुक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरे हैरान चेहरे को देखकर वो हल्के से मुस्कुराई। क्या मुझे देखकर हैरान हो गए? मैंने फौरन अपने चेहरे से हैरत उस लम्हे मैंने अमीर खानदान के वारिस वाला अपना झूठा किरदार छोड़ दिया और अपनी असल शख्सियत जाहिर कर दी। आखिर अगर लांग युई जियान मुझे ऐसा मैसेज भेज सकती थी तो उसका मतलब था कि वो पहले ही जान चुकी है कि मैं हकीकत में कौन हूँ। अब ये ड्रामा जारी रखने का कोई फायदा नहीं था। मैंने अपने सामने खड़ी बेहद खूबसूरत लांग युई जियान को देखा और आहिस्ता से सर हिलाया। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? लांग युई जियान ने खामोशी से एक जीट का लाकट निकाला जिस पर गो खानदान का निशान बना हुआ था और वो मेरे हाथ में दे दिया। ये गो खानदान के नौजवान मास्टर का जाती लाकट है। अगरचे ये सिर्फ नकल है, लेकिन अनबे दिमाग अमीर बच्चों को धोखा देने के लिए काफी है। मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गया और हचकचाते हुए उसे लेने लगा। ये देखकर लांग युई जियान ने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन जबरदस्ती वो लाकट मेरी हथेली में रख दिया। ले लो, उसे मेरा तोहफा समझो। ये उस काम के बदले एक शुक्रिया का तोहफा है जो तुमने 10 साल पहले किया था, जब तुम उस छोटी बच्ची को गली में बचाते हुए तकरीबन मर ही गए थे। जैसे ही उसने ये कहा, यादें एकदम मेरे जहन में वापस आने लगे। मुझे अचानक वो दिन याद आ गया, 10 साल पहले वाली वो गली, जब मेरी नजर एक गरीब सी छोटी बच्ची पर पड़ी जिसे कुछ गुंडों ने घेर रखा था। हीरो बनने का मौका देखकर मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और सीधा उन पर टूट पड़ा, मगर वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। वो छोटी लड़की तो उन बदमाशों से बचकर निकल गई, लेकिन मुझे उन्होंने बड़ी तरह मार मार कर लहूलुहान कर दिया। अचानक लांग युई जियान की ठंडी मगर पुरस्कून आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यहाँ दोबारा मुलाकात होगी। मैं हकीकत में वापस आया और उसके दिए हुए लाकट को मजबूती से थाम लिया, फिर जितनी सच्ची मुस्कुराहट दे सकता था दी। मैंने कहा, जो भी हो उसके लिए शुक्रिया। लांग युई जियान मेरी मुस्कुराहट से वाज़ेह तौर पर घबरा गई। उसकी नजरें शर्मिंदगी से इधर उधर भटकने लगे। फिर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए बोली, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर कितनी दूर जा सकते हो। देखते हैं उस एलिट स्कूल में तुम कहाँ तक पहुंचते हो गुमोयन, मुझे मायूस मत करना। ये कहकर लांग युई जियान मुड़ी और वहां से चल दी। उसकी हाई हील्स की टक टक आहिस्ता आहिस्ता दौर होती गई और मैं रात की ठंडी हुआ में अकेला खड़ा रह गया, मुकम्मल तौर पर खामोश। मैं छत के किनारे जाकर खड़ा हो गया, हाथ में जीट का लाकट मजबूती से पकड़े हुए। फिर मैंने रात की रोशनियों में नहाए हुए उस एलिट एकेडमी के पूरे कैंपस की तरफ देखा और दिल ही दिल में कसम खाई, मैं यहाँ अपनी एक अलग सल्तनत बनाऊंगा और सबको मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी तरफ देखे। इसी दौरान एक प्रतेशवाला के अंदर किसी ने चिहांजू को एक गमनाम पार्सल भेजा। वो आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। उसने लापरवाही से पार्सल खोला। अंदर गोमोयान की ढेरों तस्वीर थीं, जिनमें वो मूसलाधार बारिश में खाना डिलीवर करता नजर आ रहा था और मुख्तलिफ छोटे मोटे काम कर रहा था। तस्वीर पलटते हुए चिहांजू के चेहरे पर एक मानी खीज मुस्कुराहट आ गई। लगता है गो खानदान का नौजवान मास्टर काफी राज छिपा रहा है। अगली दोपहर में सीधा उस खुसूसी लाउंज में दाखिल हो गया जो सिर्फ 4 बड़े टाइकॉन्स के लिए मखसूस था। इस वसीया कमरे के अंदर सिर्फ चिहांजू सोफे पर बैठा हुआ था। मैं खामोशी से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। चिहांजू ने फौरन मेरी मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करते हुए तस्वीर मेज पर पटकते हैं और सख्त लहजे में बोला, चलो अब बताओ आखिर ये सब क्या है। उसका ये तस्वीर निकालना मुझे जरा भी हैरान नहीं कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि माजी जैसी चीज को कभी मुकम्मल तौर पर मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने पहले ही एक कहानी तैयार कर रखी थी। मैंने पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया, मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आम लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। आखिर उन गरीब लोगों को हकीकत में क्या चाहिए। अगर तुम उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखना चाहते हो तो ये जानना जरूरी नहीं किया। चिहांजू ने मुझे हैरत भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार उसने वाकई मुझे तस्लीम किया हो। वो लाउंज के बाहर की तरफ गया और एक स्टॉल पर बैठ गया। फिर उसने साथ वाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए सर्द लहजे में कहा, बैठ जाओ, घबराओ मत, क्या पियोगे? चिहांजू ने अभी तक मेरी बात पूरी तरह कबूल नहीं की थी। वो अब भी मुझे आजमा रहा था। मैंने नजरें उठाकर सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं, मेरी अभी क्लास है। ये मत कहना कि तुमने मुझे सिर्फ इस फजूल बात के लिए यहाँ बुलाया है। अगर वाकई यही बात है तो मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। ये कहकर मैं मड़ा और वहां से जाने लगा। तभी चिहांजू ने आवाज दी, रुको, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने कदमों में रख गया। अंदर ही अंदर फतह का एहसास मेरे दिल में दौड़ गया, क्योंकि मैं जान चुका था कि मैं उसका इम्तिहान पास कर चुका। मैंने फौरन अपने चेहरे से मुस्कुराहट मिटा दी, दोबारा सर्द तासरात अपनाए और बार पर बैठे चिहांजू की तरफ पलट कर देखा। अब क्या है? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। फिर उसने एक लामहदूद बलीक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। अभी मैं हद से बढ़ गया था। उसे मेरी माजरत समझकर रख लो। मैं सामने मौजूद उस बलीक कार्ड को घूरने लगा और उसकी बेपनाह कशिश के बावजूद खुद को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उस बेशुमार दौलत की कशिश को दबाया और गुस्से से भरे लहजे में पूछा, यंग मास्टर ची, आखिर इस सब का मतलब क्या है? मेरी गो फैमिली इतनी मजबूर नहीं कि हमें तुम्हारी खैरात की जरूरत पड़े। वो जोर से हंस पड़ा। तुमने वाकई मुझे मायूस नहीं किया। फिर उसने पहले से तैयार किया हुआ एक दावतनामा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए
कहा, आज रात एक अंडरग्राउंड कार मीट है, क्या तुम में मेरे साथ आने की हिम्मत है? मैंने बगैर कोई तासर जाहिर किए चिहांजू के हाथ से दावतनामा ले लिया। हालांकि अंदर से मेरी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि हकीकत ये थी कि मैं एक इंतहाई खराब ड्राइवर था जिसे ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए 3 बार कोशिश करना पड़ी थी। मगर मैं जानता था कि मैं ये दावत रद्द नहीं कर सकता। ये दावत मेरे लिए एलिट हाई सोसाइटी के दायरे में दाखिल होने का पहला टिकट थी। अगर मैं अब पीछे हट जाता तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। रात 10 बजे मैं चिहांजू की लग्जरी कार में बैठा हुआ था। जैसे ही गाड़ी पहाड़ी सड़कों के पेचीदा रास्तों पर आगे बढ़ रही थी, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के दोनों तरफ गहरी खाइयां थी। एक जरा सी गलती और सीधा मौत। कुछ देर बाद गाड़ी रेसिंग के शौकीन लोगों के इज्तिमा वाली जगह पर जा पहुंची। जैसे ही चिहांजू की गाड़ी वहां नमूदार हुई, सबकी नजरें फौरन उस पर जम गईं। लेकिन फिर हुजूम को एहसास हुआ कि गाड़ी से बाहर निकलने वाला शख्स चिहांजू नहीं बल्कि एक मुकम्मल अजनबी था। फौरन सबकी नजरें तजस्सुस से मेरी तरफ उठ गईं। ये कौन है? ये यंग मास्टर ची की गाड़ी में कैसे आया? वाह, ये तो बेहद खूबसूरत। मैं तो वाकई उस पर फदा हो रही हूँ। आसपास के हैरान लोगों के ब्राकर्स लिशियाओ की आंखें हैरत से फैल गईं। वो मुझे घूरने लगा जैसे यकीन ही न आ रहा हो। वो फौरन चिहांजू के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, तुम दोनों आखिर साथ कैसे पहुंच गए? और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसे वाकई यहाँ ले आए हो। लेकिन चिहांजू बिल्कुल पुरस्कुन नजर आया। उसे उस बात में कोई मसला नहीं लग रहा था कि वो मुझे उस एलिट हल्के में ला रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता उससे सब कुछ कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है? लिशियाओ ने मेरी तरफ देखा, जहाँ मैं शूर से भरे रेस ट्रैक के बीच तनहा खड़ा था, मगर मेरे अंदर एक सर्द इशराफिया जैसा रौब था जो इस माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। उसने भरमें उठाए। तुम ठीक कहते हो, वाकई दिलचस्प है। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को बाजुओं में लिए लिशियाओ मेरे करीब आया। यंग मास्टर गो, क्या नायाब मंजर है। मैंने सुना है तुमने बीरोनी मुल्क बेशुमार गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो कैसा रहेगा चंद राउंड ट्रैक पर हो जाएं? मैं चंद लम्हों तक खामोश रहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अब उस चीलिंग से बचने का कोई रास्ता नहीं। मगर चूंकि मैंने उसके चीलिंग का जवाब नहीं दिया, उसने मेरी खामोशी को इनकार समझ लिया। फिर उसने करीब खड़ी एक गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, गाड़ी नहीं है, कोई मसला नहीं, तुम मेरी बी का प्राइड ले सकते हो, ये दरंदे की तरह दौड़ती है। मैंने उस समत देखा जहां वो इशारा कर रहा था, और एक चमकदार रंग बिरंगी बुगाटी सीधी मेरी नजरों में आ गई। उस रीस कार को एक शौक मूर की तरह सजा हुआ देखकर मुझे फौरन कराहत महसूस हुई। अगरचा मुझे गाड़ियों के स्पेक्स का ज्यादा इल्म नहीं था, फिर भी मैं समझ सकता था कि ये गाड़ी मुकम्मल मजाक थी। लिशाओ वाज़ेह तौर पर मेरा मजाक उड़ाना चाहता था। वो इस खटारा गाड़ी के जरिए मेरी असल शिनाख्त जांचना चाहता था। लिशाओ ने अपनी बाहों में मौजूद खूबसूरत लड़की को एक तरफ किया, थोड़ा झुककर सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला, मशहूर यंग मास्टर गो, जो आजकल सारी तौजा चला रहे हैं, ये मत कहना कि तुम वाकई डर गए हो। लिशाओ जोर से हंसा, मेरा मजाक उड़ाते हुए, और आसपास खड़े अमीरजादे भी फौरन उसके साथ हंसने और ताने देने लगे। जब मैं मुकम्मल मुश्किल में फंसा हुआ था, तभी एक जबरदस्त रेसिंग सूट पहने हुए लेंग युए जियान लाउंज से बाहर निकली। उसने आते ही उस अनोइंगली शाओ को धिक्का देकर हटा दिया और सीधा मेरे सामने आ खड़ी हुई। लिशाओ, तुम्हें वाकई शर्म नहीं आई ये कबाड़ यहाँ लाते हुए? ये तो आंखों को तकलीफ देता है। ये मेरे और यंग मास्टर गो के दरमियान है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत कब से पड़ गई? लिशाओ के गुस्से भरे चीखने को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए उसने मेरी तरफ मुड़कर एक मीठी मुस्कुराहट दी। मैं देखना चाहती हूँ कि यंग मास्टर गो स्टीयरिंग के पीछे क्या कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी को ड्राइवर बन जाती हूँ। पूरा मजमा हैरत से हान पे उठा। क्या हमारी दीवी लेंग युए जियान किसी आम लड़के की को ड्राइवर बनेगी? लेंग युए जियान, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तुम्हारे उन ड्रामों में से कोई नहीं है। सबकी हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए लेंग युए जियान ने बगैर कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधा ड्राइवर सीट में बैठा दिया। जैसे ही उसने सीट बेल्ट बांधी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम वाकई उस बात पर यकीन रखती हो? मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लिए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मैं तुम्हें महफूज रखने की गारंटी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे भी मैंने उस गाड़ी में कुछ खास मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, और फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी खूबसूरत और दिलक्श को ड्राइवर भी तो मौजूद है। लेंग युए जियान को इतनी खुली खुद पसंदी करते सुनकर मैं खुद को हंसने से न रोक सका। मेरी सारी घबराहट एक लम्हे में खत्म हो गई। कौन सोच सकता था कि हमेशा बर्फ जैसा सर्द रवैया रखने वाली लेंग युए जियान के अंदर इतनी नरसियत भी छिपी हुई है। आखिरकार तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। स्टार्टिंग गन की आवाज गूंजी और बेशुमार गाड़ियां रॉकेट की तरह आगे बढ़ गईं। मैं भी फौरन उनके पीछे निकल पड़ा। शदीद रीस पूरी रफ्तार से जारी थी। ऐसे वक्त में मुझे वाकई अपने माजी के तजुर्बे का शुक्रगुजार होना पड़ा। वक्त पर खाना पहुंचाने के लिए शहर भर में रीस लगाते हुए तेज तरीन रास्ते ढूंढने की मेरी हिस्स मेरी हड्डियों में बस चुकी थी। और लेंग युए जियान भी एक शानदार नेविगेटर थी। जब भी हम किसी मोड़ के करीब पहुंचते, वो हमेशा मुझे बेहतरीन एपेक्स लेने में मदद देती। हमारी खामोश मगर बेहतरीन टीम वर्क की बदौलत हम तेजी से बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते गए और दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अब हमारे और आखिरी मोड़ के दरमियान सिर्फ 100 मीटर का फासला बाकी था। ईशा अब भी हमसे काफी आगे था। मैं जितनी भी रफ्तार बढ़ाता, उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इसी लम्हे लेंग युए जियान की पुरजोश आवाज गूंजी, गो मोइन, मुझ पर भरोसा करो, पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाओ, हम उसे मोड़ के बाहर से ओवरटेक करेंगे। मैंने एक नजर नीचे डाली, जहां सड़क के किनारे एक बेअंतहा गहरी खाई थी। फिर लेंग युए जियान की आंखों में वो बेकाबू जोश देखा। अचानक मेरे अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी। मेरा खून खोलने लगा। मैंने जोर से चीख कर कहा, ठीक है, मजबूती से पकड़ लो, चलते हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत से पेडल को आखिर तक दबा दिया। गाड़ी ने एक खौफनाक धाड़ मारी, जैसे अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, लेकिन मैं एक लम्हे को भी नहीं रखा। हम खतरनाक मोड़ के बाहर से आगे निकलने के लिए पूरी रफ्तार से बढ़े। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि गाड़ी का आधा हिस्सा हुआ में मुअल्लक है सईदा खाई के ऊपर। मैंने घबराकर स्टीयरिंग पूरी ताकत से मोड़ा और किसी तरह गाड़ी को दोबारा ट्रैक पर ले आया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। अगले ही लम्हे लेंग युए जियान ने भी आसमान चीर देने वाली चीख मारी और हम सीधे फिनिश लाइन के बिनर को तोड़ते हुए गुजर गए। मैंने सिर्फ 0.01 सेकंड के फर्क से ली शियाओ को हराकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। अचानक पूरा मैदान
मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं वाकई ये कर दिखाऊंगा, 4 अजीम मालियाती सल्तनतों में से एक के वारिस ली शियाओ को शिकस्त दे दूंगा। मैं गाड़ी में बैठा गहरी सांस लेता रहा। चारों तरफ लोगों की दीवाना वार चीखें और शोर सुनाई दे रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी कितना खतरनाक काम किया है। लिंग युएजियान ने सीट बेल्ट खोली और फौरन मेरे गले लग गई। तुम कमाल थे, मुझे मालूम था मैंने सही आदमी चुना है। ये कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल गई। अपनी धड़कने काबू में करने के बाद मैं भी बाहर आया। ली शियाओ हमारे पास आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी थी। ये जीत शुमार नहीं होती, तुमने तो बीरों मुल्क गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं। अगली बार किसी और चीज में मुकाबला होगा और मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगा। अगरचे वो जबान से हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं समझ गया था कि उसने मुझे दिल से कबूल कर लिया है। गो खानदान के नौजवान वारिस के तौर पर मेरा खतरनाक जुआ कामयाब हो चुका था। चीहान जो भी हमारे पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, बुरा नहीं, तुम में वाकई हिम्मत है। अब मैं देखने के लिए बेहद पुरजोश हूँ कि तुम फरेश मीन बिन कुवैत में क्या करने वाले हो। रीस खत्म होते ही जो ट्रैक चंद लम्हे पहले शूर और नारों से गूंज रहा था, पल भर में खाली हो गया। जल्द ही पूरा वसिया मैदान सनसान हो चुका था। इस रात के बाद मेरी हैसियत बदल चुकी थी। अब लोग मुझे सिर्फ प्रसरार गो खानदान के नौजवान मास्टर के तौर पर नहीं जानते थे, बल्कि एक बेरहम और खतरनाक खिलाड़ी समझने लगे थे जिसने सब पर गहरा असर छोड़ दिया था। और उस लम्हे के बाद उस रात की कहानी इशराफिया के हलकों में हर तरफ फैल गई। मुझे खुश करने के लिए वो लोग मेरी कंपनियों में बेतहाशा पैसे लगाने लगे और मैं पैसों में खेल रहा था, बेहद दौलत कमा रहा था। अब मुझे कभी इस बात की फिक्र नहीं रही कि अमीरजादे का ड्रामा जारी रखने के लिए कहीं मैं कंगाल न हो जाऊं। पता ही नहीं चला और फरेश मीन बिन कुवैत का दिन आ पहुंचा। इस खतरनाक इशराफिया वाले खेल का आखिरी दिन। पिछले चंद दिनों में कमाए गए पैसों से मैंने अपने लिए एक शानदार कस्टम सोर्ट तैयार करवाया। गो खानदान के निशान वाला जेडलाक जो लिंग युएजियान ने मुझे दिया था, हाथ में पकड़े हुए मैं पूरे एतमाद के साथ बिन कुवैत हाल में दाखिल हुआ। वो खूबसूरत लिबास मेरी कुदरती खूबसूरती को और ज्यादा नुमायां कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सबकी नजरें फौरन मुझ पर जम गई। तांग तांग ने मुझे देखा और फौरन मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। गोमोयन, तुम आखिरकार आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुनाओ, आज रात एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस सरप्राइज की बात कर रही है। अचानक मौसीकी बजने लगी। तांग तांग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब वाली सेट पर बैठा दिया। आहिस्ता आहिस्ता पूरा हाल खामोश होने लगा। फिर एक नहायत खूबसूरत लिबास पहने मेजबान स्टेज पर आया और बुलंद आवाज में बोला, आज रात हम एक लीजेंड की पैदाइश देखने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक गरीब लड़का है जो अमीर होने का ड्रामा कर रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि वो एक खफिया इशराफिया खानदान का अरबपति वारिस है। अब जोरदार तालियां बजाएं गोमोइन के लिए। मेरा चेहरा फौरन अजीब सा हो गया। मैंने तांग तांग की तरफ देखा जो खुशी से कान तक मुस्कुरा रही थी। ये आखिर हो क्या रहा है। तांग तांग मेरी बेबसी से मुकम्मल बेखबर थी। टाडा, ये सरप्राइज खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, कैसा लगा, पसंद आया। मेरे बेबस एहतजाजी तासरात को नजरअंदाज करते हुए उसने मुझे जबरदस्ती स्टेज की तरफ धकेल दिया। उसकी चमकती हुई पुरानी आंखों को देखकर मेरे पास माइक तक जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, ऊपर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। मेरे पीछे मौजूद बड़ी स्क्रीन पर अचानक कई तस्वीरें जाहिर होने लगी। वो मेरी उस जमाने की तस्वीर थी जब मैं फॉर्ड डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। पूरा हाल फौरन शोर से गूंज उठा। रखो, ये गोमोइन है। क्या ये किसी खफिया अमीर खानदान का वारिस नहीं था? फिर ये खाना डिलीवर क्यों कर रहा है? तो ये है असल गोमोइन, जांग रॉय, जो पहले ही मुझसे शदीद नफरत रखता था। अचानक आगे बढ़ा। उसने तस्वीरों का एक बड़ा पलंदा निकाला और गुस्से से हुआ में उछाल दिया। वो तस्वीर कन्फिटी की तरह पूरे हाल में बरसने लगे। लोग फौरन जमीन से तस्वीरें उठा उठा कर देखने लगे। हर तस्वीर में मेरी पुरानी पार्ट टाइम जॉब्स नजर आ रही थी। मैंने चंद रॉय की तरफ देखा। वो फाथाना मुस्कुराहट के साथ मुझे घूर रहा था। तो ये सब उसकी चाल थी। जूतों वाले वाकये के बाद से चंद रॉय मुझसे शदीद दुश्मनी रखता था। उसने खफिया तौर पर मेरे माजी की तफ्तीश करवाई और आखिरकार मेरी पुरानी नौकरियों वाली तस्वीर ढूंढ निकाले। उसे डर था कि कहीं उसका प्लान पिछली बार की तरह उल्टा न पड़ जाए, इसलिए उसने ये तस्वीरें गुमनाम तरीके से चीहानजो को भेज दी थी। उसका ख्याल था कि अब वो आराम से बैठकर गो मोइन को इलिट एकेडमी से जलील होकर निकालते देखेगा। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब न सिर्फ मेरी शहरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि मैं और ज्यादा मशहूर हो गया। चंद रॉय ने हार नहीं मानी। जब उसे तांग तांग के सरप्राइज के बारे में पता चला तो उसने खफिया तौर पर वो तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर चला दे। वो चाहता था कि सब लोग गो मोइन की असल हकीकत जान जाए। लेकिन जब जांग रॉय ने सोचा कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है, तभी चारों अजीम अमीर खानदानों के वारिस मेरे हक में खड़े हो गए। हमें कैसे पता चले कि ये सब तस्वीरें तुमने हसद में आकर जाली नहीं बनाए? तुम आखिर हो कौन जो ऐसी बकवास कर रहे हो? फरेश मीन बिन कुवैत में इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, उसे बाहर निकालो। बॉडीगार्ड्स ने जांग रॉय को पकड़ लिया। वो चीखता, गालियां देता हुआ घसीटा जा रहा था और उसे सीधा बिन कुवैत हाल से बाहर फेंक दिया गया। चारों अंतहाई अमीर वारिसों को मेरे हक में खड़ा देखकर सब लोग मुकम्मल हैरत में डूब गए। जब लोगों ने देखा कि चारों अंतहाई अमीर वारिस मेरी इतनी शिद्दत से हमायत कर रहे हैं, तो मजमा ने फौरन उनकी बात मान ली। सबको यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ जांग रॉय के पागलपन और हसद का नतीजा था। इसी लम्हे मुझे हकीकत का एहसास हुआ। यहाँ तक कि नाकाबिले तरदीद सबूत भी ताकतूर अमीरों के चंद लफ्जों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं बिन कुवैत हाल से बाहर निकला तो देखा कि चारों दरवाजे के पास मेरा इंतजार कर रहे थे। चिहांजू ने सबसे पहले बात की। गोमोयान, मैं बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हें अपने सर्कल में शामिल होने की दावत देता हूँ। क्या तुम हमारे साथ हो? अभी रात के 12 ही बजे थे कि अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। मेरे बिनक अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे। मेरे चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने फख्र से सर उठाया और सीधा उन चारों वारिसों की तरफ चल पड़ा। यह लम्हा किसी नई शुरुआत का नहीं था, ये मेरी दोबारा पैदाइश थी।